अच्छा, इससे पहले कि हम इस ऑडियो बुक यानी पैसे की पाठशाला की शुरुआत करें, मैं आप सभी से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। अब आप कहेंगे कि अभी तो बातों का कारवां चला है और अभी से कोई दिल की बात। तो दोस्तों, दरअसल ये दिल की बात ना हमारी इस ऑडियो बुक से ही जुड़ी हुई है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत खास भी। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बचपन का वो किस्सा जहाँ पर मैं अपने एक फेवरेट शो को लेकर बड़ी फैसिनेटिंग सी थी। दरअसल उस शो में एक बच्चे के पास एक ऐसी मैजिक पेंसिल थी जिससे वो जो बनाता था वो चीज सच में उसके सामने आ जाती थी। हाँ, मेरी इस बात को सुनकर आप में से बहुत से लोगों की बचपन की यादें भी ताजा हो गई होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने वो शो जरूर देखा होगा, है ना? तो उसे देखकर पता है मेरे दिल में क्या ख्याल आता था कि यार अगर मेरे पास भी ऐसी कोई पेंसिल आ जाए तो मैं भी ढेर सारी अपनी फेवरेट चीजों को मैजिक से अपने सामने ले आऊंगी और फिर मैं रोज अपनी पसंदीदा चॉकलेट और कैंडीज खाया करूंगी। अब क्या करें जनाब, बचपन तो मासूम होता है, लेकिन उम्र के बढ़ते सफर के साथ हमारी इच्छाओं की उम्र भी कब बढ़ गई हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद हमने ये जाना कि अगर आपके हाथ में पैसा हो तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं, और वही असल दुनिया की वो मैजिक पेंसिल है। तब दिल में अपनी चॉकलेट और कैंडीज की चाहतों की जगह पैसे कमाने की इच्छा होने ले ली, और तब मन में कई बार ये भी ख्याल आया कि यार काश मेरी ना लॉटरी लग जाए या बढ़िया सी हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब लग जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अफसोस, महीने की पहली तारीख हमें जिंदगी की हकीकत का आईना दिखा जाती है, जब हमारी ठन ठन गोपाल वाली हालात हो जाते हैं, यानी कमाई से ज्यादा खर्चों की लंबी कतार हमारे सामने लग जाती है। ऐसे में ख्वाहिशें पूरी करना तो दूर, पूरा महीना कई तरह के बिल्स पे करने की जद्दोजहद में चला जाता है। अच्छा, तो बताइए, क्या मेरी ये सभी बात सुनकर आप भी अपनी लाइफ की पिक्चर सामने चलती नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो इस ऑडियो बुक को सुनना आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि अगर आप भी अपनी जेब में हुए उस होल को पहचानना चाहते हैं जो आपको पैसा बनाने नहीं देता, या फिर आप भी वो जादुई चिराग तलाश रहे हैं जिसके जरिए आपके लिए पैसे कमाने के रास्ते खुल जाए, तो फिर आप एक सही जगह हैं, क्योंकि हमारी इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि पैसा कैसे बचाया जाए और पैसा कैसे बनाया जाए। क्योंकि पैसा आता सबके पास है, लेकिन ये दोस्त उन्हें ही बनाता है जो इसका सही सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए हमारी ये ऑडियो बुक पैसे की पाठशाला कुकू एफएम पर। इस एपिसोड में एक बार फिर आपसे हो रही है मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ। अब मुद्दे जैसा शब्द सुनकर आप ज्यादा सीरियस ना हो जाए, बल्कि इस एपिसोड में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ आपकी या मेरी नहीं, बल्कि हम सभी की जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझ लीजिए, ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ आजकल हर कोई जूझ रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि ये है ढेर सारा खर्चा। सही कहा ना मैंने? पैसे से जुड़ी हुई एक कहावत हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि पैसा क्या है, ये तो हाथ का मैल है, आता है और जाता है ना? इसे कहने वाले ने इसे जिस बात को भी मद्देनजर रखकर इसे कहा होगा, लेकिन अगर बात करें हम में से कुछ लोगों की जो इस कहावत को अपनी फिजूल खर्ची की ढाल बना लेते हैं कि पैसा क्या है, ये तो हाथ का मैल है, अभी शायद आप मेरी बात को उतना अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। तो चलिए इस बात को हम थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता है, और कोई ऐसा भी नहीं है जो अपने कमाए हुए पैसे को खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन अहम बात तो ये है कि अब कमाने और खर्च करने के इस सफर में बचाने वाले लोगों का प्रतिशत जरा कम पड़ जाता है। यानी कमा तो हर कोई रहा है, लेकिन जब बात सेविंग्स की आती है तो हम में से बहुत से लोग इस जरूरी पहलू को साइड कर देते हैं। तो हमारी ऑडियो बुक के इस भाग में हम बात करेंगे स्पेशली उन युवाओं की जिनकी पहली जॉब का जब सपना पूरा होता है और पहली सैलरी हाथ में आते ही उनके हाल कुछ यूं हो जाते हैं कि आजकल पाँव जमीन पर नहीं रहते मेरे।
मेरा मतलब है वो इमोशंस, वो फील कुछ ऐसी होती है कि हमें लगता है आज तो दुनिया हमारे कदमों में है, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। इतने समय से जिन इच्छाओं को हमने अपने मन में दबाए रखा, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। तो पहली पहली सैलरी के हाथ में आते ही ऐसे ख्यालों का मन में गोते खाना जाहिर सी बात है। लेकिन अपनी भावनाओं के समुद्र की उफान मारती लहरों को आपने अगर समय रहते काबू नहीं किया तो आपका आने वाला कल मुश्किल में पड़ सकता है दोस्त। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, यानी काम की शुरुआत उसका सबसे अहम हिस्सा है। अगर वो सही है तो सब सही है। और यही बात आपकी बचत के सफर यानी पैसा बनाने के सफर पर भी लागू होती है। बात सिंपल सी है कि अगर आप आज से ही बचत की गुल्लक से दोस्ती कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके हाथ पैसा बनाने और उसे बचाने का जादुई चिराग लग चुका है। तो कुल मिलाकर आपको फिजूल खर्ची से शुरुआत में ही बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिजूल खर्ची आपको कर्ज के भंवर में फंसा देती है, जो कि आपको नीचे की ओर खींचती चली जाती है। मान लीजिए कि आज आपकी जेब में इतना पैसा है कि आज आप अपनी पसंदीदा चीज आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन अब सोचिए, एक वक्त ऐसा आता कि आपकी फिजूल खर्ची के कारण आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, तो आपको चाहे उधार भी लेना पड़े, लेकिन आप अपनी इस इच्छा को पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको बिना सोच समझकर खर्च करने की आदत हो चुकी है। आप इसे एक तरीके से फिजूल खर्ची का एडिक्शन भी कह सकते हैं। तो याद रखें कि उधार लेना हमें उस समय एक आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन किसी ने इससे ही जुड़ी एक बहुत अच्छी बात कही है कि कर्ज किसी भी इंसान से उसका आत्मसम्मान छीन लेता है। बात तो एकदम सही है, क्योंकि जब उधारी हमारे ऊपर इतनी बढ़ जाए कि वो हमसे संभाले ना संभले, तो उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे हम नेगेटिव विचारों से इस तरह घिर जाते हैं कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं बचती। इसलिए ये याद रखें कि पैसा कुछ मामलों में आग की तरह है। ये एक बहुत ही अच्छा नौकर है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी हो सकता है। जब आप इसे अपने आप पर हावी कर लेते हैं तो ये आपको सबसे बुरी गुलामी में डाल सकता है। तो जरूरी है ये जानना कि किन स्मार्ट तरीकों से हम अपने खर्च को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि सरकार एक ऐसी खास स्कीम की घोषणा कर देती है कि जो कर्मचारी अपनी आधी तनख्वाह बचाएगा उसे ये 20 साल बाद 4 करोड़ देगी। क्या आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे? तो ऐसे में तो ना का सवाल ही नहीं बनता, आप तैयार बिल्कुल हो जाएंगे। आखिर करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता? करोड़पति बनने के लिए आप अपनी आधी आमदनी बचाना सीख लेंगे। आप 2 बार की जगह 1 बार खा लेंगे, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेंगे, बाइक की जगह पैदल चलने लगेंगे, कपड़े कम खरीदेंगे, फिजूल खर्ची कम करेंगे, सब्जियां खुद उगाने लगेंगे, यानी आप अपनी बची हुई आधी आमदनी में गुजारा करने की आदत डाल लेंगे। अगर आप ये करने को तैयार हैं, तो आपको सरकार की स्कीम की जरूरत नहीं है, आप ये काम खुद कर सकते हैं। आने वाले सालों में आपके बचत खाते में एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये जानें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ये देखा गया है कि आप एक महीने में जो खर्च करते हैं उसे लिखने से फाइनेंशियल आत्मविश्वास में सुधार होता है। इसलिए फाइनेंशियल तौर पर ज्यादा फ्लेक्सिबल बनने के लिए आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी चाहिए, और यहीं से शुरुआत होती है एक बजट बनाने की। आप महीने का एक ऐसा बजट बनाएंगे जो आपकी कमाई और खर्च दोनों पर नजर रख सकता है। इससे आपको इस बात की सही जानकारी मिल सकती है कि आपका पैसा कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। साथ ही ऐसा करके आपको समय के साथ अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को समझने में भी मदद मिल सकती है कि खर्च के कौन से ऐसे होल हैं जो आपके बजट के बटुए में बन रहे हैं, जो आपके हाथ में पैसा टिकने ही नहीं दे रहे हैं। साथ ही आप अपने खर्च को डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरतों की एक लिस्ट बना सकते हैं, वो चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ऐसा करने से आपको उस चीज के लिए बजट बनाने में मदद मिल सकती है जो असल मायनों में आपके लिए जरूरी है। चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो, किसी को पैसा वापस देना हो, या अपने परिवार के लिए किया गया खर्च हो।
आप अपने बजट के हिसाब से किराया, किराने का सामान, बिजली का बिल, रोज की सब्जी और इस्तेमाल की चीजें जैसी जरूरी चीजों की हर महीने लिस्ट बना सकते हैं। आप ये देखें कि आप अपनी जरूरतों पर कितना खर्च कर रहे हैं और कौन सी चीजों पर आपकी फिजूल खर्ची हो रही है। ऐसे में आपको अपने बजट से ऐसी फिजूल खर्ची को कम करने में मदद मिल सकती है। वही बात करें हमारी खर्च की आदत को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी वजह की, यानी क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, जिससे बचना बेहद जरूरी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इसके जरिए कोई भी चीज खरीदना बहुत आसान जरूर लग सकता है, पर बजट की सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास कार्ड होता है तो लोग शौक की कई ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें कोई खास जरूरत नहीं होती। इसके बाद वो महीने में उसकी ईएमआई चुकाते रहते हैं। ये कई बार क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हमारी जेब से बाहर भी चला जाता है। इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको अपनी इस आदत में सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए आप सबसे जरूरी है क्रेडिट कार्ड रखते हुए इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने कार्ड की कम लिमिट सेट करें, जिससे आपका खर्च लिमिट में होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप उस लिमिट का पालन करें जिसे आप एक बार में पे कर सकते हैं, और हर महीने सही समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल पट जरूर करें, जिससे आपके ऊपर एक साथ बर्डन ना आए। इस तरह आप सही तरीके से अपनी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हर जगह क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की आदत को छोड़ना भी आपके बजट की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। वही हम ये सोचते हैं कि यार सैलरी तो अभी उतनी है नहीं, अपने शौक भी तो पूरे करने हैं, और अभी से सेविंग्स करूंगा तो शौक बुढ़ापे में थोड़ी ना पूरा करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटी रकम से करें बचत की शुरुआत कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि जब आपके पास जब बहुत सारा पैसा होगा तभी बचत करेंगे। बचत कम पैसों से ही शुरू की जाती है, और जब से आप कमाना शुरू करते हैं तब से ही की जा सकती है। इसीलिए शुरुआत से ही आपको अपनी सैलरी के छोटे हिस्से से ही बचत करनी शुरू कर देनी चाहिए। और बात करें अपने इस विचार की कि शुरुआत से ही हम अगर बचाना शुरू कर देंगे तो फिर खर्च कब करेंगे या अपनी इच्छाएं कब पूरी करेंगे, तो अगर कभी आपके मन में भी इस तरह के ख्याल आए तो आप इस बात पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप आज से ही बचाना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए खर्च करने की आजादी पा चुके हैं। वरना आज की फिजूल खर्ची के चलते कल आपको हर कदम पर खर्च करने के लिए सिर्फ सोचना ही पड़ेगा। और अगर आज आप छोटी छोटी बचत करते हैं तो आगे चलकर यही छोटी छोटी बचत ही आपके लिए वो जादू का चिराग बनती है जो भविष्य में आपके किसी बड़े काम में आती है। तो दोस्तों, बचत करने और फिजूल खर्ची को बाय बाय करना मैथ की कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है जहां आपको सेविंग्स की मुश्किल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि आपको खुद से एक प्रॉमिस करना है कि महीने की आने वाली तनख्वाह के उस हिस्से को आप एकदम भूल जाएंगे जो कि आपके बचत की गुल्लक में जाने वाली है। फिर देखिए, आपको आज ही नहीं कल भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान इच्छाओं का पुतला है। ये इच्छाएं सिर्फ आज नहीं जिंदगी भर हमारे अंदर रहती है। तो अब सेविंग्स की बात सुनकर अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहे हैं कि कैसे हम बचत का एक स्मार्ट गुल्लक बनाएं कि हमारी फिजूल खर्ची खुद ब खुद कम हो जाए, तो इसका जवाब आपको हम देंगे अगले एपिसोड में। तो होगी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। ऑरिसन स्वेट मॉडर्न ने कहा था, एक पैसा आपको बहुत महत्वहीन चीज लग सकती है, लेकिन ये वो छोटा बीज है जिससे दौलत खड़ी हो सकती है। ऑरिसन स्वेट की कही हुई ये बात एकदम सही है, क्योंकि अक्सर हम यही तो सोचते हैं कि कम पैसा बचाकर हम कितनी सेविंग्स कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। चलिए इस बात को हम शतरंज का आविष्कार करने वाले की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझते हैं, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये मायने नहीं रखता कि ये कहानी सच्ची है या नहीं, लेकिन अहम तो इस कहानी का सबक है। दरअसल शतरंज का आविष्कार करने वाले ने एक बड़े राजा को चेस बोर्ड तोहफे में दिया। राजा ने खुश होकर उसे मुंह मांगा इनाम मांगने को कहा। आविष्कारक ने कहा कि चावल का एक दाना चेस बोर्ड के पहले चौखाने में रखा जाए, फिर दूसरे चौखाने में 2 दाने
तीसरे पर 4 दाने और इस तरह इन्हें हर बार दुगना करके शतरंज के पूरे 64 चौखानों में चावल के दाने भर दिए जाएं और उसे वे सब पुरस्कार में दे दिए जाएं। राजा खुश हो गया कि उसे इतने सस्ते में चेस बोर्ड मिल रहा है और उसने खनचाची को आदेश दिया कि वो आविष्कारक को मुंह मांगा इनाम दे दे। एक हफ्ते बाद आविष्कारक ने राजा के पास जाकर शिकायत की कि उसे उसका पुरस्कार अब तक नहीं मिला। राजा ने खजांची से पूछा, जिसने बताया कि पुरस्कार इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि चेस बोर्ड के आधे चौखानों में ही राज्य का पूरा चावल खत्म हो रहा था। और दोस्तों, इसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कहा जाता है। बचत के इस छोटे से एक्सपेरिमेंट और चेस बोर्ड की इस कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई चीज लगातार करते हैं, चाहे वो बचत हो या फिजूल खर्ची, तो उसके रिजल्ट बहुत बड़े हो सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप उसे लगातार कर रहे हो। आजकल के युवा अच्छी इनकम कमाते हैं और अच्छे लाइफस्टाइल पर खूब खर्च भी करते हैं। कारों, महंगे कपड़ों, छुट्टियों और महंगे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी इनकम के साथ युवा इस बात को लेकर भी बेफिक्र रहते हैं कि आने वाले समय में उनकी कमाई और बढ़ेगी, इसीलिए वो अपना खर्चा भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? जवाब आएगा नहीं। इनकम चाहे ज्यादा हो या कम, बचत सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो सेविंग्स करने वालों के लिए सेविंग्स प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ऑटोमेटिक तरीके से सेविंग शुरू कर सकते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट का कहना है कि वो पैसे सेव ना करें जो खर्च के बाद बचते हैं, बल्कि वो पैसे खर्च करें जो सेव करने के बाद बचते हैं। पैसों से जुड़ी ऐसी कोई बेहतर सलाह नहीं है जिसे एक लाइन में कहा जा सके। अगर आप महीने के आखिर में थोड़े पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। इसके बजाय महीने के शुरू में ही अपने घर ले जाने लायक इनकम का कम से कम 10% बचाने और इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए आप एक बैंक रिकरिंग डिपॉजिट या एक म्यूचुअल फंड SIP का इस्तेमाल करें। आप इन्हें ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। इस तरह हर महीने के पहले हफ्ते में ही आपके पैसे ऑटोमेटिक तरीके से आपके सेविंग्स अकाउंट से निकलकर आपके डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड अकाउंट में चले जाएंगे। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 20% तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं और वहां से उसे और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप कुछ गोल सेट कर सकते हैं। जब आपके सामने कोई फाइनेंशियल गोल और प्रायोरिटी नहीं होती है, तब आपकी सारी इनकम खर्च हो सकती है। इसीलिए अपनी इनकम को फिजूल की या गैर जरूरी चीजों में खर्च होने से बचाने के लिए आप अपनी प्रायोरिटी के बेस पर कुछ फाइनेंशियल गोल सेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने पहले से ही कुछ सपने देख रखे होंगे, जैसे एक घर खरीदना, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देना या एक आरामदायक रिटायरमेंट। इसीलिए अपने इन सपनों को अपना लक्ष्य बना सकते हैं और साथ में आप इनकी डिटेल भी लिख सकते हैं, जैसे एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपके हाथ में कितना समय बचा है, हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सोर्स सबसे अच्छा होगा। अपनी प्रायोरिटी के बेस पर अलग अलग गोल सेट करके आप उन चीजों के लिए पैसे बचाकर रखना सीख जाएंगे जो सच में आपके लिए मायने रखती है। साथ ही आप इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का सहारा ले सकते हैं। आप इक्विटी और इक्विटी फंड जैसे लंबे टर्म प्लान्स के निवेश प्लान में निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बजट को ध्यान में रखकर दूसरे प्लान्स में भी निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, याद रखें कि समय पर बचत करनी इसलिए जरूरी है ताकि बुढ़ापे में आपको पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़े, या जब भी जरूरत हो तो आपके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। और साथ ही हमेशा याद रखें कि आपकी आज समझदारी सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके परिवार का आने वाला कल भी तय करता है। और इन सभी के साथ अब बात करें आपकी सेविंग्स के सबसे बड़े दोस्त की यानी बजट की, तो आप बचत की गुल्लक के लिए आप हर महीने के लिए बना सकते हैं। याद रखें कि सेविंग्स करने का सबसे बेहतरीन गोल्डन रूल ये है कि आप अपने लिए हर महीने के लिए एक बजट बना सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है
कि आप सेविंग्स के लिए फालतू की शॉपिंग और खर्चे भले ही कम कर देते हैं, लेकिन एक अच्छी अमाउंट सेव होते ही महीने के बजट नहीं होने की वजह से आप कुछ ऐसे खर्च कर बैठते हैं जिनसे आपकी सेविंग्स काफी तेजी से खत्म हो जाती है। अब ऐसे भी करें तो क्या करें? तो ऐसे भी सिंपल है कि आपको अपने लिए एक बजट बनाना होगा जिसके जरिए आप अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने बजट को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हर महीने होने वाला खर्च, दूसरा कुछ ऐसे खर्चे जो इन फ्यूचर हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप गाड़ी लेने वाले हो या कुछ भी। ऐसे में आपका हर खर्च प्लानिंग के हिसाब से होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि छुट्टियों के सीजन में लोग अपनी सेविंग्स को घूमने फिरने, अपने टूर पर खर्च करना पसंद करते हैं। और जाहिर है कि ट्रिप इज इक्वल्स टू शॉपिंग, क्योंकि ऐसे में अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसे सामान की शॉपिंग भी हो ही जाती है जिसका भविष्य में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने के कारण अपनी सेविंग्स को लेकर उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में हमें काफी पछतावा हो सकता है। इसीलिए ऐसी कंडीशन से खुद को बचाने के लिए चाहे कोई ट्रिप हो या आपकी जिंदगी का हर दिन, अपने लिए एक बजट बना सकते हैं जिससे आप अच्छी अमाउंट में सेविंग्स कर सकते हैं। साथ ही जिंदगी का भरपूर मजा उठाएं, लेकिन पूरे कंट्रोल में। अब ये तो हर किसी का फेवरेट डायलॉग है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इसलिए हम ये भी सोचते हैं कि आपको अपने पैसे का भी भरपूर आनंद उठाना चाहिए। बात एकदम सही है, लेकिन जिंदगी को एंजॉय करने के साथ अपने फाइनेंस को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। इससे आपको अपनी मनचाही जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, लेकिन इसी के साथ कुछ पैसे बचाने में भी मदद मिलेगी। इसीलिए लाइफस्टाइल और मनोरंजन पर अपनी समझदारी के साथ खर्च करने के लिए एक मंथली और ईयरली बजट बनाएं। मान लीजिए आपके फिक्स्ड खर्च 50% है और आपको 20% सेव करना है, इसलिए आपके दूसरे खर्च 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। शॉपिंग, कपड़े, बाहरी खान पान, छुट्टियों में घूमने जाना और नए गैजेट्स खरीदना, ये सब इस 30% में शामिल होना चाहिए। इस तरह आप वो सब कर पाएंगे जो करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ आप अपने खर्चे को लिमिट में भी रख पाएंगे। अब बात करें एक जरूरी चीज की जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, यानी सेविंग्स के लिए एक साइड इनकम। अगर आपको अपनी मौजूदा इनकम में से सेविंग करने में परेशानी हो रही है, तो आपको एक साइड इनकम करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने किसी शौक के बेस पर कोई काम शुरू कर सकते हैं, या एक फ्रीलांस वर्क शुरू कर सकते हैं, या एक पार्ट टाइम नौकरी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस एक्स्ट्रा इनकम का मेन मोटिव आपको सेविंग करने में मदद करना है, इसलिए ध्यान रखें कि इनकम और साथ में समय समय पर मिलने वाली रकम सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए। आपको पहली तनख्वाह मिलते ही उसका 50% बचाना सीखना चाहिए, ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। इंसान काफी हद तक आदतों का गुलाम होता है, इसलिए शुरू से ही बचत की आदत डालना बेहतर होता है, क्योंकि इसके बाद वो ऑटो पायलट पर चलने लगता है और उसी हिसाब से काम करता जाता है। खासकर यंगस्टर को ये समझना चाहिए कि बचत करने का सबसे अच्छा समय जल्दी से जल्दी शुरू करना है। शादी के बाद ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, बच्चे होने के बाद ये और ज्यादा मुश्किल होगा, और जब आपके बच्चे कॉलेज जाने की उम्र में पहुंचेंगे तो आपके लिए ये काम लगभग असंभव होगा, क्योंकि आपको कोचिंग, कॉलेज, हॉस्टल आदि की फीस देनी पड़ेगी और हाउस लोन की EMI भी। इसलिए अपना बचत अभियान जल्दी से जल्दी शुरू कर दे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन जे लीनो के पास $450 मिलियन की संपत्ति है। वो जवानी से ही पैसे बचाने के मामले में बहुत गंभीर थे। उनकी अमीरी का राज ये है कि वो हमेशा 2 काम करते थे और उनमें से एक की तनख्वाह खर्च करते थे और दूसरे की पूरी तनख्वाह बचा लेते थे। जवानी में वो मैकडॉनल्ड्स और फोर्ड डीलरशिप में काम करते थे, जिनमें से एक के वेतन से वे खर्च चलाते थे और दूसरे का पूरा बचाते थे। बाद में उन्होंने द टुनाइट शो के होस्ट के तौर पर टीवी से होने वाली सारी तनख्वाह बचाई और अपने वीकेंड कॉमेडी शो से होने वाली आमदनी में खर्च चलाया। क्या आप भी ऐसा कुछ करने का उपाय सोच सकते हैं? हम
हम सभी कोई ना कोई फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए और हम उस पूरी आमदनी को बचा सकें। याद रहे, हमारी बचत का लक्ष्य कम से कम 50% आमदनी बचाना है। आप जितना ज्यादा बचा सके उतना ही बेहतर है। वही आखिरी एक पते की बात कि कम खर्च करने का सबसे अच्छा फंडा है दिखावे से दूर रहना। आपको कभी कभी अपने दोस्तों, ऑफिस एम्प्लॉय, पड़ोसी किसी को भी देखकर थोड़ा दिखावा करने का मन कर सकता है और ऐसे में इस इच्छा को दबाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपको एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और आपके कम से कम पैसे खर्च हो। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऐसी डील्स और डिस्काउंट्स का पता लगाना चाहिए या कुछ ऐसे तरीकों का पता लगाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कैशबैक, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सके। लाइफस्टाइल, मनोरंजन और कंजम्पशन पर होने वाले खर्च के मामले में आपको अपने निवेश पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आप उन खर्चों में कटौती करके इसे कम से कम कर सकते हैं। इससे आपकी सेविंग बेहतर हो जाएगी और अगर वो इच्छा आपके बजट से बाहर जा रही है तो बेहतर होगा कि आप उसको नजरअंदाज ही करें। तो इस एपिसोड में हमने बात की कि कैसे हम अपने लिए एक बचत का गुल्लक बना सकते हैं जिसके साथ न सिर्फ हमारा आज बल्कि हमारा और हमारे अपनों का आने वाला कल भी सुरक्षित रहे। अब तक हमने बात की कि हम सेविंग्स कैसे करें, लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी सेविंग्स के ऐसे दुश्मन कि जिसके चलते हम अपनी पूरी जिंदगी ना तो कभी सेविंग्स कर पाते हैं और इसके साथ हम मिलते हैं खूब सारे तनाव और परेशानी के रिटर्न गिफ्ट्स, यानी कि कर्ज। तो कैसे इससे बचें और क्यों हमें इससे दूर रहना चाहिए, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए कुकू FM। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत ना मैं एक छोटी सी कहानी के साथ करती हूँ। एक बार एक किसान के घर में उसके बड़े बेटे की शादी तय हुई। होने को किसान के पास अच्छे खासे खेत थे जिनमें फसल भी ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन अब जब बड़े बेटे की शादी की बात आई तो किसान के दिल में आया कि घर की पहली शादी है, छोटा मोटा बंदोबस्त करेंगे तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे में उसने सोचा कि उसकी सालाना खेती से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, तो क्यों न एक काम किया जाए कि साहूकार से पैसे ब्याज पर ले लिए जाए, जिसे वो धीरे धीरे करके चुका ही देगा। किसान ने पैसे साहूकार से ब्याज पर ले लिए और बड़े धूमधाम से उसके बेटे की शादी भी तय हो गई। अब हर महीने तेज समय पर किसान साहूकार को पैसे जमा कराता था, लेकिन कहते हैं ना, समय का क्या पता होता है। जिसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब ना तो गांव में सही से बारिश हुई और पानी का अकाल पड़ गया। ऐसे में उस किसान की सारी खेती भी बर्बाद चली गई। अब ऐसे दिन आ गए कि किसान के घर में खाने के तक लाले पड़ गए। उसने सोचा कि क्यों न एक काम किया जाए, किसी साहूकार से फिर से मदद ले ली जाए। किसान साहूकार के पास गया, लेकिन साहूकार ने उसे बोला कि उसका पहला उधार लिया पैसा तो अभी भी बकाया है, वो कैसे उसे उधार दे दे। किसान ने उसे विश्वास दिलाया कि हर साल तो ऐसा नहीं होगा, आगे तो फसल अच्छी ही होगी, तो वो उसके बाद सही समय पर सारे पैसे लौटा देगा। साहूकार भी किसान से सहमत हो गया, लेकिन उसने किसान के सामने एक शर्त रखी कि अब की बार दुगना ब्याज लगाएगा, किसान करता क्या ना करता। उसने भी हामी भर दी और वो भी साहूकार की बात पर राजी हो गया। लेकिन अब इसे किसान की खराब किस्मत कह लीजिए कि अगले साल भी खेती बर्बाद हुई और कर्ज में डूबकर किसान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसीलिए कहते हैं कि उतना ही पैर पसारिए जितनी चादर हो। और आप सही मायनों में पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ज नाम के इस महाजाल से दूरी बना लीजिए। तो हमारी ऑडियो बुक के इस भाग में हम जानेंगे कि हम कर्ज के जंजाल में आखिर फंसते क्यों हैं और इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी संस्था या बैंक से पैसा उधार लेता है तो उसे लोन या कर्ज कहते हैं। डिजिटलाइजेशन ने पहले की तुलना में कर्ज लेने के रास्ते को बहुत आसान बना दिया है। किसी को फोन लेना हो या कार लेनी हो या फिर अपना घर खरीदना हो, सभी तरह की जरूरतों के लिए लोन या कर्ज आसानी से मिल जाता है। वहीं क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेना और भी आसान हो गया है। इस तरह
लोन मिलने में आसानी होने से जहां एक तरफ लोगों को इसका काफी फायदा मिला है, तो वहीं जरूरत से ज्यादा खर्च के कारण कई लोग कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसके साथ ही उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पूरी जिंदगी सुकून से जीना दूभर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आसान रास्ते में ही हमें मुश्किलों की तरफ ले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप इस महाजाल में फंसने से बच सकते हैं। अब कई लोग कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने की वजह से उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। पुराने कर्ज को ना चुका पाने और आमदनी में बढ़ोतरी ना होने की वजह से पुराने कर्ज को चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लेना पड़ता है, ताकि जितना हो सके बैंक की पेनल्टी से बचा जा सके। जैसे जैसे कर्ज की रकम बढ़ती है, इंसान की टेंशन भी बढ़ती जाती है और कर्ज का जाल जी का जंजाल बन जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको कर्ज लेना भी पड़ रहा है, तो पहली प्लानिंग ये करें कि ज्यादा ब्याज वाला कर्ज सबसे पहले चुकाएं। किसी बैंक से लिए गए उस कर्ज पर सबसे ज्यादा ध्यान दें जिन पर आप सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से लिया गया कर्ज या पर्सनल लोन वगैरह। इस तरह के लोन को सबसे पहले चुकाना चाहिए। इन्हें चुकाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं और तय करें कि उसके मुताबिक कर्ज चुकाना है। जैसे ये पक्का करें आप हर महीने ज्यादा से ज्यादा रकम जमा करें, ताकि लोन की कुल रकम कम हो और ब्याज कम रकम पर लगे, जिसके चलते लोन जल्द से जल्द चुकाया जा सके। ऐसा करने के लिए आपको कुछ खर्चों में कटौती करके इन खास तरह के लोन को चुकाने में लगा सकते हैं। दूसरा, आमदनी बढ़े तो पेमेंट भी बढ़ाएं। अगर आप तेजी से कर्ज उतारना चाहते हैं, तो आमदनी बढ़ने पर अपनी लोन की किश्त की रकम बढ़ा दें। इससे आप लोन की ज्यादा रकम चुका पाएंगे। मान लीजिए आपकी इनकम में 8% की बढ़ोतरी होती है, तो आप अपनी ईएमआई में 5% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस तरह ईएमआई में 5% की बढ़ोतरी करके आप 20 साल के लोन को सिर्फ 12 सालों में खत्म कर सकते हैं, जिससे आप ब्याज शुल्क में एक बड़े अमाउंट की बचत कर सकते हैं। तीसरा, आप बकाया बिल को ईएमआई में बदल सकते हैं। आपके ऊपर जितने भी बकाया बिल हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल, उन्हें आप ईएमआई में बदलकर आसानी से चुका सकते हैं। इसके लिए आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन या बैंक की शाखा में जाकर अपने बकाया क्रेडिट कार्ड बिल को ईएमआई में बदलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक ऐसे होते हैं जो तय अवधि के ऑप्शन के साथ इन ईएमआई के लिए मामूली ब्याज दर लेते हैं। इन ईएमआई को चेक के साथ सीधे बैंक शाखा में जमा किया जा सकता है या बैंक की ऑटोमेटिक भुगतान सुविधा के साथ सीधे आपके खाते से काटा जा सकता है। वही बहुत जरूरत होने पर अगर आपने बैंक से किसी भी तरह का लोन लिया है, तो ऐसे में हम कई बार दूसरी जगह से कर्ज लेने का फैसला कर बैठते हैं। और ये तो वही बात हो गई, आसमान से टपके खजूर पे अटके। ऐसे में सबसे पहले आप वो ऑप्शन देखें जो आपके पास मौजूद है, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट। ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट आपके काम आ सकती है। आपके पास इन्वेस्ट किया हुआ जो भी पैसा है, उससे कर्ज चुकाने में फायदा मिल सकता है। अगर आप कर्ज चुकाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी या एफडी वगैरह का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में कर सकते हैं। जीवन बीमा और पीपीएफ जैसे निवेश के तरीके आपके कर्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, बजाय कि आप कर्ज के दूसरे जाल में फंसे। वही अगर आप लोन ले रहे, तो उससे पहले ब्याज का ध्यान रखें और सही संस्था से ही लोन लें, जैसे कि बैंक, क्योंकि गलत लोन देने वाली संस्था का चुनाव भी एक कारण है जो कर्ज के बोझ को बढ़ाता है। लोग अक्सर लोन लेते समय उनकी पॉलिसी और ब्याज दरों जैसी जरूरी बिंदुओं की जानकारी लेना जरूरी नहीं समझते हैं। अगर लोन लेने से पहले इन चीजों का ध्यान रखा जाए, तो काफी हद तक कर्ज के जाल में फंसने से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी बैंक से सही शर्तों पर कम समय के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाए, तो उसे चुकाने में आसानी होती है। वही कर्ज के इस महाजाल से बचने का सबसे जरूरी रास्ता है कि आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। अक्सर ये देखा जाता है कि कर्ज का जरूरत से ज्यादा बोझ लाइफस्टाइल का परिणाम होता है। लोग उन चीजों को खरीदने के लिए खर्च करते रहते हैं जो कुछ समय की खुशी के लिए होती है, और लंबी ड्यूरेशन में वो कर्ज का पहाड़ बना लेते हैं। लाइफस्टाइल में सुधार और खर्चों को कम करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। गैर जरूरी खर्चों जैसे महंगे प्रोडक्ट खरीदना,
घूमने फिरने और वीकेंड पार्टियों में पैसे खर्च करना वगैरह में कटौती करके कर्ज के जाल से बाहर निकला जा सकता है। तो जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि आप अपने जैसा बनने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की देखा देखी में उनकी तरह बन जाएं। ऐसे में सामने वाले के जीवन में तो किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन हाँ, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है से बेहतर है जितना है भला है पर विश्वास रखें और कर्ज के इस महाजाल से बचे। लेकिन आप पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हैं, इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या आप पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और अगर हाँ, तो आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि एक सही इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसा बनाने का सबसे अच्छा जरिया बन सकता है। कैसे, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, जिंदगी में खुशी हो, रिश्तों में की गई इन्वेस्टमेंट हो, या फिर चाहे अपने फ्यूचर के लिए की गई इन्वेस्टमेंट, ये सभी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये आपको एक खुशनुमा आने वाला कल देती है। लेकिन सच ये भी है कि इन्वेस्टमेंट वो रेसिपी है जिसमें आपको हर मसाला एकदम नाप तोल के इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की गणित कुछ ऐसी है जहां आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो पैसा बनाने की कला का एक सबसे खास हिस्सा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की गणित को समझने में जरा सी चूक कर जाते हैं, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के गुण सीख लिए वो फाइनेंशियल तौर पर काफी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे का राज जानते हैं? तो वो राज ये है कि उन्हें अपनी एक एक पाई से पैसे बनाने का हुनर आता है। इन्वेस्टमेंट का एक सही फैसला आपको कहीं आगे पहुंचा देता है, वही गलत उतना ही पीछे धकेल भी देता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के फैसले सूझबूझ के साथ लेने चाहिए। यहाँ हम आपको इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे नेगेटिव असर यानी गलत फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ना देना। याद रखें कि फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ना देना इन्वेस्टमेंट के मामले में एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। कई बार नए और युवा इन्वेस्टर इस मामले में चूक कर जाते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें अपनी इनकम का कितना हिस्सा कैसे और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्हें कंपाउंडिंग रिटर्न की खूबियों और इन्वेस्टमेंट में मौजूद रिस्क को बारे में पता नहीं होता। इस जानकारी की कमी में वो कई बार अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले आप पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बारीकियों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी देने वाली किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन सलाह देने वाले एक्सपर्ट्स की मदद ली जा सकती है। साथ ही आप इस बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हो या इन्वेस्टमेंट, दोनों में ही एक सही तैयारी बहुत जरूरी है। नंबर 2, फाइनेंशियल गोल और इन्वेस्टमेंट का प्लान तय ना होना। इन्वेस्टमेंट के बारे में फैसला करते समय इन्वेस्टर दूसरी बड़ी गलती तब करते हैं जब उनके सामने इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य और उसे हासिल करने का पूरा रोड मैप नहीं होता है। अगर इन्वेस्टमेंट का टारगेट ही तय नहीं है तो बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करने को लेकर सीरियस हैं, तो उसकी प्लानिंग अच्छी तरह से करें, समय देकर रिसर्च करें और तय करें कि आपके इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या है। इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी के तहत करें और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं। नंबर 3, रातों रात मुनाफा कमाने के लालच से बचें। शॉर्ट टर्म गेम यानी कम से कम समय में मुनाफा हो जाए तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कम ही होता है। कई बार हम मशहूर शख्सियत या अपने किसी जानकार दोस्त या पड़ोसी के बेहद कम समय में अचानक हुई तरक्की को देखकर सोच लेते हैं कि हम भी उनकी तरह इन्वेस्टमेंट करके रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन बिना सोचे समझे हड़बड़ी में उठाया गया कदम हमारे लिए घाटे वाला साबित हो सकता है। साथ ही अक्सर ये भी देखा गया है कि परिवार, ऑफिस, क्लब
क्लब में जब लोगों का एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट के फैसले लेता है तो उस ग्रुप में शामिल हर शख्स को मेंटली अफेक्ट करता है, भले ही उस इंसान की जोखिम लेने की क्षमता ग्रुप के बाकी लोगों से अलग क्यों ना हो। हमें ये समझना भी बेहद जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म डील है। इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मिलने में वक्त लगता है। आपका ध्यान फौरन मुनाफे कमाने पर नहीं बल्कि बेहतर स्कीम में इन्वेस्ट करने पर होना चाहिए जो समय के साथ ग्रो करे और आपके भविष्य के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुहैया कराए। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट की सबसे जरूरी बात कि आप डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखें। आपको अपनी सारी बचत किसी एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगर आप अपनी एसेट को अलग अलग स्कीम्स और इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे डूबने या खराब रिटर्न मिलने का रिस्क घटता है। मान लीजिए कोई एक स्कीम फेल भी हो जाए या उसका परफॉर्मेंस उम्मीद से कम हो तो उसके नुकसान की भरपाई दूसरी जगह किए गए इन्वेस्टमेंट से की जा सकती है। नंबर 5, ध्यान रहे कि भावनाओं में बहकर ना करें इन्वेस्टमेंट का फैसला। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के मामलों में भावनाओं से काम ना लें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो सबसे पहले उससे जुड़ी जानकारियां जुटाएं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिसर्च करें और अपडेटेड रहें। इसके लिए फाइनेंशियल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स की बुनियादी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले इकोनॉमी, शेयर मार्केट या ग्लोबल मार्केट में हो रहे उतार चढ़ावों और रुझानों को समझना भी जरूरी है। नंबर 6, बीमा पॉलिसी पर डिपेंडेंसी को छोड़े। कुछ लोग टैक्स बचाने के चलते बिना सोचे समझे एक साथ कई तरह की बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं। बीमा को इन्वेस्टमेंट का जरिया समझने की गलती कभी ना करें। बीमा की रेगुलर स्कीम्स में बढ़ती महंगाई दर की तुलना में पॉलिसी पर बहुत कम कवरेज मिलता है। कुछ लोग एक साथ कई बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं। ऐसा करने के बजाय ज्यादा कवरेज वाली कोई एक ही पॉलिसी लेना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ताकि किसी अनहोनी के बाद कम से कम इतना कवरेज जरूर मिले कि उससे जरूरतें पूरी हो सके। नंबर 7, लोन से जुड़ी गलतफहमियां, जिनसे दूर रहना भी बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत की वजह से मकान बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए अक्सर लोगों को होम लोन की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। इस नजरिए से होम लोन सेफ है, लेकिन घूमने फिरने और महंगी शॉपिंग जैसी जरूरतों के लिए पर्सनल लोन लेने से बचे, क्योंकि इसमें ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बिना बाद के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करें, क्योंकि सही समय पर भुगतान ना करने पर बहुत ज्यादा पेनल्टी चुकानी पड़ती है। नंबर 8, अब बात करें प्रॉपर्टी और गोल्ड की तो आमतौर पर ये सोच काफी मशहूर है कि प्रॉपर्टी और सोने में इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर कोई फ्लैट खरीद कर उसे किराए पर लगा देता है तो भले ही इससे उसे किराया मिलेगा, पर उससे होने वाली आमदनी इन्वेस्टमेंट के दूसरे सोर्सेज से थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसके साथ ही आपको किराए पर टैक्स चुकाना पड़ता है। प्रॉपर्टी की देखभाल में भी काफी पैसे खर्च होते हैं। इसीलिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रॉपर्टी और सोने में इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद साबित नहीं होता। और आखिर में शेयर का गणित। अगर आपको शेयर बाजार की पूरी जानकारी ना हो तो किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप शेयर बाजार के जरिए मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा सुरक्षित माध्यम है, लेकिन बिना जानकारी के शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी चीज पर इन्वेस्ट करें, सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करें तो याद रखें कि आप अपनी जिंदगी भर की कमाई और मेहनत की कमाई इस इन्वेस्टमेंट पर लगाने जा रहे हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सोच समझ कर ही फैसला लें। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आपकी सावधानी में ही आपकी समझदारी है। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, जहां हम जानेंगे कि आज के समय में अगर आपको सही तौर पर पैसा कमाना सीखना है तो आपको अपडेट रहना और कुछ नया सीखना क्यों जरूरी है। आपका टैलेंट और बढ़ता